इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी दैनिक रोज वेबिनार करता है। एक सेशन हमारा हिंदी में होता है 7:30 से 8:30, फिर 8:30 से 9:30 इंग्लिश में सेशन, और 9:30 से 10:30 होता है हमारा मलयालम सेशन। तो आज का हमारा 629वां सेशन है, और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो 629वें आज के हिंदी सेशन में जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं, वे हैं डॉक्टर रुचि मेहता। डॉक्टर रुचि मेहता का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आईएफपीएच फोरम में। और डॉक्टर रुचि मेहता पीएचडी हैं होम्योपैथी में, और फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर हैं जयपुर यूनिवर्सिटी में। और डॉक्टर रुचि मेहता का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज टाइप 1, यानी कि मधुमेह में पार्ट 1, जो फर्स्ट टाइप ऑफ डायबिटीज होता है उसमें होम्योपैथी हमारी किस तरह से मदद कर सकती है, उसके ऊपर डॉक्टर रुचि आज हमारे साथ अपना ज्ञान साझा करेंगी। तो डॉक्टर रुचि, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you, ma'am. Thank you for your nice introduction. Am I audible? यस मैम, बिल्कुल ऑडिबल है। Okay, ma'am. Let's start. Ma'am, kindly give me permission to share the slides. शेयर करिए मैम। मैम नहीं हो रहा शेयर स्क्रीन। मैम नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा मैम। 1 मिनट। अब ट्राई करिए मैम। अभी भी नहीं हो रहा मैम? मैम आपको दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं विजिबल है। ये आईएफपीएच टेक से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैम का स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, प्लीज थोड़ा हेल्प कीजिए। आईएफपीएच टेक, हेलो। Yes, what do you want? ये डॉक्टर रुचि अपना, हाँ जी मैम, अब आ गए। It's okay now. यस मैम। ओके मैम, यस, लेट्स स्टार्ट। आज का मेरा टॉपिक है टाइप 1 डायबिटीज को होम्योपैथी से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। दिस इज आजकल मैं जैसे इन माय डेली रूटीन क्लिनिक। डॉक्टर रुचि। यस You need मैम। two instruments on? हाँ जी, मैम आपका 2 जगह से शायद कनेक्टेड है, आप एक को या तो क्लोज करिए क्योंकि आपकी आवाज इको कर रही है बहुत ज्यादा। ओके मैम। हाँ जी। मैम अब ठीक है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी मैम।
मेरी डे टू डे प्रैक्टिस में मैं आजकल टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत ज्यादा देख रही हूँ, इसलिए मुझे इस चीज को लेके बहुत ज्यादा टेंशन भी है। और मैं इस फोरम के थ्रू आई जस्ट वांट टू थ्रो अ डिस्कशन अमंग ऑल द होम्योपैथ्स कि हम कैसे टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज करने में होम्योपैथी की हेल्प ले सकते हैं। मेरे पास, मैंने अपना एक केस भी लिया है, मेरे पास कुछ केसेस हैं जो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट हम उनको एलोपैथिक ट्रीटमेंट से विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक केस का एग्जांपल भी दूंगी कि कैसे हम उसको होम्योपैथी से मैनेज कर रहे हैं। जो जिसका शुगर कभी मैनेज ही नहीं हो रहा था, उसका धीरे 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 अब मैनेज होने लगा है, बट फिर भी हम अभी वी आर वे बिहाइंड फ्रॉम सक्सेस। सो जुवेनाइल डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज, insulin dependent diabetes, a chronic condition. In this condition pancreas या तो बना ही नहीं रही है या बहुत कम अमाउंट में इंसुलिन बना पा रही है। ऑटो इम्यून भी होती है जो कि इंसुलिन बनाने से रोक रही है, और आपको फिर इंसुलिन या तो बाहर से लेनी पड़ रही है। इट कुड बी बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज या छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर जब वो प्यूबर्टी की तरफ मूव ऑन कर रहे होते हैं तब भी हमको ऐसे बच्चे बहुत देखने को मिल रहे हैं। किसको टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है? किसी को भी टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है 4 से 6 साल की उम्र में, या प्यूबर्टी के टाइम पे 10 से 16, तब भी आपको टाइप 1 डायबिटीज देखने को मिल सकती है। ऐसे लोग भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं कोई डायबिटीज से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, जिसका फैमिली में फर्स्ट फैमिली मेंबर यानी कि मदर, फादर, सिबलिंग कोई भी आपको डायबिटिक नहीं है, बट फिर भी वो पेशेंट जो है डायबिटीज से सफर कर रहा है। ये बहुत कॉमन हम लोगों को देखने को मिल रहा है आजकल। अगर हम एपिडेमियोलॉजिकली समझे तो वर्ल्ड वाइड ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मोस्ट कॉमन क्रॉनिक डिजीजेस वो है टाइप 1 डायबिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज द केसेस आर राइजिंग वेरी फास्ट। बहुत जल्दी केसेस राइज होते जा रहे हैं, अडल्ट में भी, चिल्ड्रन में भी। इसका व्हाट इज द बेसिक रीजन, इटियोलॉजी क्या है? अगर हम इसको बात करें तो इट इज एन ऑटो इम्यून प्रोसेस जिसमें टी लिम्फोसाइट्स इन्फिल्ट्रेट और आइसोलेट सेल्स ऑफ pancreas and destroys insulin producing beta cells. ये एक महीने में भी हो सकता है, एक साल में भी हो सकता है, एंड दैट उसकी वजह से आपको इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जो सेल्स इंसुलिन बना रहे हैं वही धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं या वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा रीजन जो होता है वो है एंटी ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज, जो कि हम सेरोलॉजिकली हम डायग्नोस करते हैं। जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जब मैं ये टाइप 1 के लिए स्टडी कर रही थी तो आई वाज लिटरली सरप्राइज, मेरे को बहुत सरप्राइज हुआ कि 20 क्रोमोसोमल रीजंस हैं जिनके ऊपर विच आर लिंक्ड विद टाइप 1 डायबिटीज। और क्रोमोसोम को म्यूटेशन, हम सब जानते हैं क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन होते हैं, और क्रोमोसोमल म्यूटेशन वेरी कॉमन। हेलो, एम आई ऑडिबल? जीजी कैसे तो नहीं हो गया कहीं है? वो भी तो चालू रखती है अपना। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आर बिकमिंग वेरी कॉमन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जब मैं जितनी पढ़ती जा रही थी मैंने पढ़ा कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। कुछ वायरसेस वगैरह की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं, कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट जो मैंने समझा वो है डाइटरी फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी हम बाहर का प्रोसेस्ड फूड खिलाते हैं अपने बच्चों को, चाहे वो बिस्किट हो चाहे कुछ भी हो, वो दे ऑल आर बेसिक रीजंस। प्लस we all are having a mutation machine around us, and that mutation machine is known as electromagnetic radiations in any form। वो आपका मोबाइल हो, आप आजकल तो कॉलोनीज में टावर्स लग जाते हैं, these are all mutating में machines। ये आपके बॉडी में कब कौन सा म्यूटेशन कर देंगे। और जब मैं ये प्रोसेस पढ़ रही थी
तो आई वॉज वेरी मच सरप्राइज कि मैं जब म्यूटेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ रही थी तो आई वॉज रियली सरप्राइज दैट द वाई क्रोमोसोम slowly getting destructed. In the upcoming time there might be very less people with Y chromosomes after many years, but Y chromosome is getting destructed, it is losing its genetic code. तो ये सब हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। हमारे घर में एटलीस्ट हम अपने घर में अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का गैजेट सोते वक्त ही कितना दूर रखते हैं। सब उसको अपने बिल्कुल पास रख के सोते हैं, बट सोते वक्त भी आप उसे कितना दूर रख रहे हैं, ये सब चीजें हमारा कंसर्न होना चाहिए, जो कि हम भूल चुके हैं। Anyways, coming to the topic, genetic and environmental factors are very important, and up to 20 chromosomal regions have been linked with type 1 diabetes, are located within human leukocyte antigen gene region. Now we come to infections like enteroviruses जो होते हैं वो भी potential trigger होते हैं, जो कि बीटा सेल्स के डैमेज को स्टार्ट करते हैं या एक्सपैंड बढ़ा देते हैं। डाइटरी फैक्टर्स जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज हम अपने बच्चों को बाहर सन का एक्सपोजर नहीं देते, बच्चे बाहर धूप में नहीं खेलते, हम पूरे टाइम उनको घर में रखते हैं, इन्फेक्शन ना हो जाए, डस्ट ना लग जाए, तो विटामिन डी उनको मिल ही नहीं रहा है। और विटामिन डी मिल भी रहा है तो देयर इज अ मैंगनीज डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में कन्वर्ट होके अपना पोटेंशियल वर्कआउट नहीं दे रहा है। देन अर्ली एक्सपोजर टू काउ मिल्क, बहुत जल्दी हम बच्चों को दूध या फिर फॉर्मूला मिल्क पे डाल देते हैं, दैट इज ऑल्सो बिकमिंग अ पोटेंशियल ट्रिगर टू इम्यून रिस्पॉन्स लीडिंग टू टाइप 1 डायबिटीज। अब टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम्स कैसे होते हैं, बच्चा आपके पास कैसे आएगा? तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिंग चीजें होती हैं, और जरूरी नहीं है आज हो 2 दिन में हो, इट कुड टेक डेज, वीक्स, मंथ्स। जो मेरे पास पेशेंट, जो सबसे पहले पेशेंट आई थी जिसने मुझे इस चीज के लिए कंसर्न किया था, जिसका केस मैंने आपको शी वॉज लूजिंग वेट एंड शी वॉज वेरी हंग्री। वो बहुत ज्यादा खा रही थी, बट शी वॉज लूजिंग स्लोली शी वॉज लूजिंग वेट कॉन्टिन्यूअसली फॉर अ पीरियड ऑफ a year or so, for few months से तो she was under treatment also, और फिर वहां पे प्रोसेस में डायग्नोस हुआ कि she was having type 1 diabetes. Otherwise the symptoms include classical symptoms of diabetes, excessive thirst, polyuria, polydipsia जिसको हम बोलते हैं, excessive hunger, unexplained weight loss, fatigue, blurred vision, slow healing of cuts and sores, vaginal yeast infections. If untreated, it might lead to life-threatening complications like diabetes-related ketoacidosis, emergency medical care, and the child might having an alarming sign, fruity breath and fruity smell, urine ki, nausea, vomiting, abdominal pain, rapid breathing, confusion, drowsiness, and loss of conscience. They are all alarming signs. अगर हम क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें कि क्या होगा, तो देयर कुड बी माइक्रोवेस्कुलर आई डिजीज लाइक रेटिनोपैथी, विच कुड बी proliferative और नॉन proliferative, मैक्यूलर एडिमा, न्यूरोपैथिक सेंसरी और मोटर प्रॉब्लम्स, ऑटोमेटिक न्यूरोपैथीज, मैक्रोवेस्कुलर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, हम सबको पता है, सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसे गैस्ट्रोपैरासिस और डायरिया। गैस्ट्रोपैरासिस मींस डिलेड एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक, आपका इंटेस्टाइन थोड़ा सा, जो आपका जीआई सिस्टम है वो धीरे काम कर रहा है, या फिर जेनाइटो यूरिनरी यानी यूरोपैथी, सेक्सुअल डिसफंक्शन, छोटे बच्चों में नहीं आता है, बट इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड लेट सीक्वेल, स्पेशली इफ द पेशेंट इज कमिंग विद टू at the end of your puberty and coming with diabetes, dermatological infection, any sort of infections. I have seen cataracts also very common, glaucoma and periodontal diseases, that's related. Now what is the role of psychology in diabetes mellitus? That is very important. Stress is a very big reason. जब भी कभी स्ट्रेस होगा, शुगर हमेशा शूट करता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट, डायबिटिक माइस was put under mental stress and have elevated glucose level. These and stress acts as a triggering to the to shout the responses for fight and flight and response of the body. तो
whenever there is a stress, when there is a prolonged stress, a long stress, or a stress which is continuous, even a sudden stress may also lead to the spike of sugar, blood glucose levels in your body. There are findings to demonstrate a significant and constant association of diabetes complication with depressive symptoms also. Stress and other psychosocial factors are significant part of controlling of blood glucose level if the person is continuously stressed. अब बच्चों में स्ट्रेस कैसा होता है? They have got competitive stress. They have got, especially if the child is a female, the stress is more of a to excel the brother, to क्योंकि उसको she is considered as, आज भी हिंदुस्तान में she is considered as second citizen or the second priority. First priority is for a male child. So being a second priority, many a times it is seen that the maternal, a mother who is already having a female child and was pregnant again and was under constant stress of having a male child, and slowly the fetus inside was also undergoing a stress, because we all are individual. हम सब individual है, तो हम individually उस level को कैसे define करते हैं ये हमको भी नहीं पता. तो वो individual जो बच्चा उस माँ के पेट में है, वो कब उस stress को unknowingly ले लेता है, और वो stress उसको uterine life से ही trigger हो जाता है. Now, how does homeopathy help in psych? Because homeopathy is basically, हम जो homeopathy में बात करते हैं, it is psychosomatic maximum time. So we have a definite role in psychological factors that are affecting the medical conditions, and thus type 1 diabetes or type 2 diabetes. Diabetes में भी homeopathy का एक significant role है. Homeopathy, as the modern science, supports that the psychological factors are very important for all diseases, where the role of initiation, progression, aggravation, or exacerbation of the disease is open debate for everybody, because basically type 2 diabetes is a moreover a lifestyle disorder, but type 1 में lifestyle से ज़्यादा stress, food habit is a major factor. Sixth edition of Organon में Hahnemann has already said that most severe disease may be produced by sufficient disturbances of the vital force through the imagination, or also be cured by the same way. Now, miasmatic background, when I was studying, I found out that the miasmatic predisposition of beta cell destruction is the main causative factor of primary idiopathic diabetes mellitus. The presence of this predisposition collaborates with the basic concepts in homeopathy. तो सोरा अगर हम बात करते हैं, सोरा leads to functional deficiency, that there is beta cells and they are unable to produce sufficient amount of insulin to cope up the condition or the requirement. Then psychosis leads to incoordination, and combination of the two leads to stimulus presence of both the condition. But when it is seen in very young children, when there is a total destruction of beta cells, and even in elderly, बड़े भी आते हैं हमारे पास, which because of any reason had a pancreatic complication, and there was a total destruction of beta cells producing in type diabetes mellitus, they go under the head of syphilitic. अब अगर हम homeopathic therapeutics की बात करें, तो homeopathic therapeutics has n number of medicines regarding all this. सबसे commonest medicine जो आती है, that is Abroma. We all know it is an excellent remedy where the quantity of sugar is excessive in urine and is loaded with high specific gravity. Patient passes large quantity of clear urine extra at night, and excessive thirst, insomnia. These are common symptoms. Prostration, other marked feature. Patient is averse to do many physical and mental labor because she is, or the child is incapable of. Then we come to acetic acid. There is an abundant sugar in urine, increased light colored, great thirst, but drinks cold drink, likes very, but cold drinks, he likes cold drinks, heavy on the stomach, ascites, hydrothorax, edema, gangrenous ulcers are all there. We have argentum metallicum, argentum nitricum, arnica.
I remember a very good case of Arnica Montana with my ma'am. She had a patient and she was highly diabetic. She was not type 1, but she was type 2 diabetes, and she was highly diabetic, and she was walking out of agony. She was very agonized. We can feel the agony of the patient. And the moment the patient sit down, we asked her, Amma, how are you? So she said, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. And she was having so dryness of the mouth that she was trying to drink a large quantity of water, but उनको जितना भी उनको कंप्लेन था, हमने जितना भी उनको बात करी, she was always like, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. She was not having sleep problems, so we cannot go with opium. Then she suggested for Arnica Montana, and which helped the lady a lot. Then arsenic bromatum, it is दोनों में, diabetes mellitus में भी and diabetes insipidus में भी यूज करते हैं. Ceonathus, splenic troubles. Ceonathus is morally indicated for type 1 because छोटे बच्चों में splenic troubles कई बार बहुत ज्यादा होती है. Enlargement and pain होता है left side of abdomen, which is worse lying on left side, and green frothy urine जो कि sugar containing होता है. ये बच्चों में बहुत कॉमन देखने को मिलता है because splenic troubles are very much associated with kids. Syphilandra indica associated with bilious, abscess and boils, carbuncles, profuse urination making the patient weak, and dryness of the mouth and considerable thirst, often worse after urination. Glycerinum, ये भी आप लोग सबने देखी सुनी होगी मेडिसिन. प्रोफ्यूज यूरिनेशन होता है, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, शुगर होता है यूरिन में, इमैसिएशन, मेंटल एंड फिजिकल डेबिलिटी, कोराइजा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया इन डायबिटीज वेरी कॉमन. छोटे बच्चों में फिर वेरी कॉमन अगर निमोनिया है डायबिटीज के साथ या बार बार निमोनिया हो रहा है तो वी कैन थिंक अबाउट इट. Gymnema sylvestre, urine is loaded with sugar. After passing urine, patient feels extremely weak. Profuse urination, passes several times in a day and is copious in quantity. Now we have got insulin. Insulin is very nice medicine. I have used it many times. मुझे इसके बहुत अच्छे results मिले हैं. और boric says that it maintains the blood sugar at a normal level and the urine remains free of sugar. Epileptic convulsions and mental derangements have been produced by hypodermic use of this hormone. तो जिस भी बच्चे में बहुत ज्यादा hypodermic use, क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन के इंजेक्शंस आर द वेरी कॉमन कंडीशंस जो कि हम देखने को मिलता है. तो अगर बच्चा रेगुलरली इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहा है और उसके बाद न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, मे नॉट बी एन एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स, और या फिर उसका बिहेवियर रिटार्डेड हो रहा है, वो पढ़ाई में स्लगिश होता जा रहा है, तो इंसुलिन कैन बी थॉट. देन साइजियम, वी ऑल नो दैट इट इज जामुन जो कि हम रूटीन में बोलते हैं, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ शुगर इन द यूरिन, स्पेशली व्हेन यूज्ड इन टिंचर फॉर्म और वेरी लो ट्राइजुरेशन. Great thirst, weakness, emaciation. Patient passes large quantity of urine. This is a common feature. यूरेनियम नाइट्रिकम को भी मैंने बहुत अच्छे से देखा है. यूरेनियम नाइट्रिकम के भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. और वही पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड स्किन उसके कॉमन सिम्टम्स. This is the case I want to share with you. This is a girl. She was from a very low socio-economic status. हमारे पास जो हमारे यहाँ का स्टाफ था उसी के रेफरल से आई थी. और this was a case of 11 years old girl. She was studying in second standard, है ना. देखा जाए तो for 11 years old girl in second standard is again a retardation. बहुत लोअर मिडिल क्लास थी या लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की थी वो, और वो हमको सिर्फ एक ही चीज बार बार प्रेजेंट कर रही थी, जनरल वीकनेस, इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज एपेटाइट एंड सिवियर वेट लॉस फ्रॉम 3 months. 3 months से तो उसका वेट बहुत ज्यादा गिर रहा था. उसकी मम्मा बोली कि फ्यू मंथ्स 6-8 महीने पहले शी वॉज बिल्कुल ठीक थी,
फिर वो धीरे धीरे वीक लेथार्जिक होने लगी, एसोसिएटेड विद बहुत ज्यादा प्यास लगती थी, बहुत ज्यादा भूख लगती थी, पर फिर भी उसका वजन कम होता जा रहा था। तो उसकी फैमिली उनको लेके गई हॉस्पिटल नियर बाय, जो भी पीएचसी था, और वहां पे उसको डायग्नोज करा गया विद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। और वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट में थी, पर उसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। मतलब वो उसको इंसुलिन की भी वो मैक्सिमम जो भी दे सकते थे वो दे रहे थे, बट शी वॉज नॉट बेनिफिटेड बाय द ट्रीटमेंट। अब इस केस में हमारे साथ जो एक लेक्यूना था वो ये था कि जो मदर थी वो इलिटरेट थी, और जो फैमिली में लिटरेट था ब्रदर, वो थोड़ा, जो एल्डेस्ट ब्रदर था वो लिटरेट था, बट ही वॉज नॉट कमिंग फॉर अ रेगुलर विजिट। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास, बहुत सारा डाटा जो एग्जैक्ट होना चाहिए था वो हमारे पास एग्जैक्ट इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि जो भैया था वो बहुत, मतलब उसने हमको शायद एक ही बार कभी विजिट किया होगा, वरना वो विजिट ही नहीं कर पाता था, बिकॉज ही वॉज द ओनली एजुकेटेड एंड अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। पास्ट हिस्ट्री में ऐसा हमको कुछ मिला नहीं कि उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी या कुछ था। यहाँ तक कि जब हमने उसकी मटर्नल हिस्ट्री पे बहुत इंक्वायर करी तो हमको मटर्नल हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला कि मटर्नल हिस्ट्री में कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन हो, या ऐसा कुछ भी नहीं था। शी ऑलरेडी हैड एल्डर ब्रदर्स एंड शी वॉज नॉट, मतलब शी वॉज नॉट अ फैमिली या ऐसे परिवार में से नहीं थी जहाँ पे बीइंग अ फीमेल उसको, क्योंकि ऑलरेडी भाई थे तो उसका होने का, ऐसे फीमेल चाइल्ड होने का भी उसकी मदर को कोई स्ट्रेस नहीं था। मदर वॉज अलाइव एंड हेल्दी, फादर वॉज ऑल्सो अलाइव, ग्रैंड पेरेंट्स वर हेल्दी, है ना। उसका एक ब्रदर था, उसको पैरालिसिस थी, सिस्टर थी वो भी हेल्दी थी, अलाइव थी, और उसका एक ब्रदर और था जो कि वर्किंग था। पर्सनल हिस्ट्री में फूड हैबिट में वेजिटेरियन थी, हैबिट एंड एडिक्शन कुछ था नहीं, सारे माइलस्टोन्स टाइम पे थे, घर भी वेंटिलेटेड था, वैक्सीनेशन का कोई ऐसा इम्यूनाइजेशन सारे हो चुके थे। थर्मल रिएक्टिव वो बहुत, शी सेड, मतलब हॉट थी वो लड़की, उसको बहुत हाथों पैरों में भी शी वाज हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ स्वेटिंग एंड ऑन एक्सर्शन पे तो शी यूज्ड टू गेट गुड स्वेट्स। सॉल्ट की बहुत क्रेविंग थी, कुछ स्पेसिफिक अवर्जन था नहीं, डाइट इंक्रीज थी, 2 से 3 मील्स पर डे लेती थी और अच्छा खाती थी। उसकी मदर बोली नहीं जी साहब, हम सब में घर में सबसे अच्छी किसी की खुराक है ना इसकी है, पर ये फिर भी वीक होती जा रही है। लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर 1 ग्लास एट, और 3 से 4 व्हेन शी केम टू अस, सितंबर के आसपास का टाइम था, और तब भी वो 3 से 4 लीटर पी जाती थी। और कई बार ऐसा होता था वो उसकी मम्मी बोलती थी ये तो एक मिनिमम है, इससे ज्यादा भी पी सकती है। दिन में एक बार ही स्टूल पास करती थी, आराम से 6 से 7 घंटे की स्टूडेंट थी, रिफ्रेश थी, यूरिन भी 4 से 6 बार जाती थी दिन भर में, और नाइट में भी वो 1 से 2 बार जाती थी। जो हमको मेंटल सिम्टम्स मिले बहुत पूछने के बाद, तो बिकॉज शी वाज अ 11-year-old kid and to be very open with her, maybe she was very introvert, तो एंग्री व्हेन कॉन्ट्राइंडिकेटेड उसका एक बहुत कॉमन सिम्टम ये था कि शी एंगर व्हेन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, उसको किसी बात के लिए मना करो तो उसको गुस्सा आता था। वीपिंग नेचर था बिकॉज शी वाज एट हर प्यूबर्टी, फियर ऑफ डार्कनेस वाज वेरी वेल मार्क्ड, एक्टोमॉर्फिक था, साइनोसिस नॉट प्रेजेंट था, एडिमा नॉट प्रेजेंट था, अंडरवेट थी, क्लबिंग नहीं था, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कुछ पैल्पेबल नहीं थे, बाकी और कुछ बहुत ज्यादा था नहीं, थोड़ा सा मतलब इमैसिएटेड थी, कैकेक्सिक तो नहीं पर इमैसिएटेड, दुबली पतली सी थी, और कोई एक्टरेस वगैरह प्रेजेंट नहीं था। हाइट वाज 144 सेंटीमीटर, वेट वाज ओनली 29 kgs, बाकी सब उसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं था। उसकी इंस्पेक्शन पे हमको कुछ एबनॉर्मल ऐसा कुछ मिला ही नहीं था, बट द बेसिक थिंग वाज उसका HbA1c was 10.6 and that was too high, that was ranging approximately 350-400 के आसपास उसका एवरेज था, मतलब वो उससे पहले से शी वाज हैविंग। जब हमने इसका मियास्मेटिक एनालिसिस करा तो यू कैन सी एक्सेसिव थर्स्ट इज सोरा, एक्सेसिव हंगर इज सोरा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कुड बी सोरा साइकोटिक, weight loss was soric, then fatigue could be soric, could be syphilitic,
wound healing slow was syphilis and soric, yeast infection was there, sora psychotic, fruity smell, थोड़ी बहुत ही nausea, vomiting, ये हमारे common symptoms जो थे हमने उसके basis पे उसको. Then we repertorized the patient story and it came out that Bryannia, Calcarea, Natrum mure, Lycopodium, sulfur, mercurius, causticum, silicea, these were the all medicine which was coming on her on the particular case के repertorial totality पर. And then the main part of the story is कि जब हमारे पास आई थी जनरल वीकनेस, इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज एपेटाइट, से डेली इंसुलिन इनटेक वाज 3 times and 3 units per day was her part. उसके भाई उसकी माँ भैया ने हमको यही बोला कि 3 units लेती है पर डे पे, और इंसुलिन तो है ही इसका, बिना इंसुलिन के इसका काम नहीं चलता. तो हमको पहले ट्रीटमेंट में जो समझ में आया वो उसका, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसका थोड़ा सा, तो हमने उसको ट्यूबरकुलाइनम 1 1 डोज से स्टार्ट किया, और तब उसका फास्टिंग शुगर वाज अप्रोक्सीमेटली 400, मतलब 300 समथिंग भी, कभी 400 भी कभी, तो दिस वाज कमिंग एवरेज. और तो हमने इसको ट्यूबरकुलाइनम दिया और इंसुलिनम 3x TDS फॉर 14 days ही स्टार्टेड. मान के चल रहे थे कि बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बट द चाइल्ड रिस्पॉन्डेड वेरी वेल, और वीकनेस उसकी बेटर हुई, एपेटाइट थोड़ी सी कंट्रोल हुई, बट और उसके फास्टिंग ब्लड शुगर अच्छा ड्रॉप हुआ था पहली बार में 346 के अराउंड, मतलब 346 मींस शी वाज मेनी अ टाइम्स 340, 52 भी जाता था तो 40 भी आता था. और इंसुलिन यूज, क्योंकि कंसल्टेशन एलोपैथिक कंसल्टेशन वाज कॉन्टिन्यूस, हम ये उनको, हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को हमने नहीं छोड़ा, हमने उनको बोला हाँ उनका भी ट्रीटमेंट चलने दो, हमारा भी ट्रीटमेंट चलने दो, पर धीरे 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 मेडिसिन टेपर होने दो. Basically what I feel is whenever we are dealing with chronic diseases, especially like diabetes, hypertension or any other form of diseases which are chronic in seat, thyroid, तो हमको ऐसे में एलोपैथिक ट्रीटमेंट को डे 1 ही नहीं बंद कर देना चाहिए. बहुत लोग ये कहते नहीं उनकी जरूरत नहीं, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है टेपरिंग इज द बेस्ट आंसर. जब हमारी मेडिसिन एक्ट करने लगे तो दे ऑल्सो टेपर द मेडिसिन. जैसे हमारे पास बहुत सारे हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट आते हैं जो कि 1 mg तक, मतलब 0.25 से 5 पे 50 mg पे गए, फिर ऐसे 25 mg से 50 से आगे बढ़ते जा रहे थे. जब हमने होम्योपैथी स्टार्ट की तो धीरे धीरे हमने कहा नहीं, आपकी जो चल रही है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के सजेशन से ही आप रिड्यूस करना. पर जब वो होम्योपैथी के साथ बेटर होने लगे तो उनका वो भी वापस धीरे धीरे जो भी उनकी एल्ट्रोक्सिन थी या थायरोनॉम थी वो अपने आप टेपर होने लगती. तो हमने इनको भी ये बोला था कि आप हमारे पास आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपको बेटर भी फील होगा, बट आप हमारे कहने पे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अचानक से वो ट्रीटमेंट बंद नहीं करेंगे, जो चल रहा है उसको भी चलने दीजिए, धीरे धीरे बच्चे को हम कंट्रोल करते चलेंगे एंड लेट्स सी हम उसको कैसे हेल्प आउट करते हैं. इस नाउ दिस एट दैट टाइम we have discussed the case and we have taken out the totality, and we thought the totality was in favor of Natrum mure because desire for salt was there. She was hot patient, mentally anger on contradiction was there, she was not sharing many things with us, so somewhere she was introvert, maybe because of parents, bhai mummy सब बैठे थे, but she was somewhere introvert and we felt कि Natrum mure उसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी सूट कर रही थी, पतली गर्दन और दुबली पतली. तो we started with Natrum mure 0/1 LM potency and insulinum 3x was given thrice. We are taking a follow up of every 14 days, not early of that because time लगता है मेडिसिन को भी एक्ट करने के लिए. अब she started gaining weight. तो अब की बार जब वो आई तो जो शुरू में हमने देखा था 29 kg, तो अप्रोक्सीमेटली 1 month के बाद उसका वेट थोड़ा सा गेन हुआ and she was up to 32 kgs. Fasting sugar was again 367 डेली. इंसुलिन डिक्रीज हो रहा था पर फिर भी वो 367 के आसपास ही घूम रही थी, मतलब पहले एकदम जो सडन ड्रॉप हुआ था वो वापस थोड़ा सा बढ़ गया, बट दिस इज अ केस, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते. देन वी गेव Natrum mure 0/2 thrice a day with the same prescription. Then in ameliorated in a general condition, but
इंसुलिन डज नॉट फॉल एज शी वाज हैविंग एग्जाम। तो एग्जाम के स्ट्रेस में जो हमने पूछा फिर क्या हुआ कि तुम्हारा इंसुलिन ये शुगर लेवल्स क्यों नहीं फॉल हो रहे, या क्या बात हुई, इंसुलिन उन्होंने कम क्यों नहीं करी। तो बोलते नहीं, इसके शुगर लेवल वापस से थोड़े से बढ़ गए हैं, तो हमने इसकी इंसुलिन वापस उतनी ही चलने दे रहे हैं वो लोग भी, क्योंकि बड़ा भाई नहीं आया था, हु वाज मे बी कजन, बिकॉज ही वाज नॉट कमिंग, ही वाज द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। तो वो हमको वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे थे कि कितने यूनिट्स कम हुए, कितने यूनिट्स बढ़े, बट दे सेड कि नहीं अभी तो उतना ही चलाया है उन्होंने। देन वी अगेन नेट्रम्यूट 0/3 थ्राइस अ डे, बट इंसुलिनम 3x मैंने नहीं छोड़ी, बिकॉज मुझे लगा दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग। जब वो नवंबर में आई तो अब वो फटीक वगैरह वाली कंडीशन नहीं थी, अब उसका वेट 33 kgs के आसपास था, ब्लड शुगर फास्टिंग वाज 328, बट आई फील कि अगर 2 महीने 2.5 महीने 1.5 महीने में भी उसका शुगर, और 3 महीने से शी वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एलोपैथिक ट्रीटमेंट ऑल्सो, बिकॉज वो लोग उसको इंसुलिन भी दे रहे थे, उसकी यूनिट्स भी बढ़ती जा रही थी, और वो 400 के आसपास ही घूम रही थी, 350 से 400 के बीच में। मतलब दैट वाज अ क्वाइट बिग रेंज, और वो उसी रेंज में वो घूम रही थी, 400 के आसपास आसपास घूम रही थी। उसके सिम्टम्स में भी कोई एमिलेशन नहीं था, वजन बढ़ ही नहीं रहा था। बट जब वो हमारे पास आई तो वो आज भी इस चीज को बड़ा देश से कि एटलीस्ट शी इज एबल टू हैव समथिंग बेटर। बट वी अगेन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इज स्टिल देयर, उनका ट्रीटमेंट भी हमारे साथ चल रहा है, वी हैवंट लेफ्ट द सीट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। देन वी अगेन LM पोटेंसी हम धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं। LM नेट्रम्योर 0/4 दिया है थ्राइस अ डे, इंसुलिनम 3x। अभी जब वो लास्ट आई थी हमारे पास 14, 12, 24 को, शी वाज एमिलेटेड बट शी वाज फीलिंग बेटर। नाउ टेकिंग इंसुलिन ट्वाइस अ डे, मे बी द यूनिट्स वर आल्सो रिड्यूस्ड। 33 फास्टिंग शुगर वाज अराउंड 314, 300 से 314 के आसपास। और हमारा प्रिस्क्रिप्शन, शी वाज सपोज्ड टू कम ऑन 28th December, but she didn't come, maybe because she was better, or maybe she was having some other work. Nobody came to us on 28th, but this is a 6 follow which I have gone with, and I feel that the patient जो कि जिसको कोई फायदा नहीं था, एंड शी वाज इन हर प्यूबर्टी, तो जब कोई फायदा नहीं था फिर उसके बाद उसको थोड़ा 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 फायदा आने लगा। तो आई फील दिस इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ होम्योपैथी टू द फॉर बेटरमेंट ऑफ द patients. So this was the case I wanted to discuss. Thank you. Any questions, anything? डॉक्टर रुचि। Yes मैम। हाँ जी, आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए मैम। हाँ जी मैम। हाँ, आपने काफी बढ़िया केस प्रेजेंट किया डायबिटीज टाइप 1 पे, और जिस तरह से आप कह रहे थे कि हम ये डिस्कशन कर सकते हैं इसके ऊपर कि कैसे होम्योपैथी टाइप 1 डायबिटीज में हेल्प कर सकती है। तो ऑब्वियसली अपने आप में एक ये चैलेंज है, लेकिन आई गेस आपका ये केस कितने टाइम से आप फॉलो अप कर रहे हैं? मैम ये सितंबर से आ रहा है मेरे पास, और हाँ, अभी अक्टूबर नवंबर 3 मंथ्स तो हुआ। हाँ 3 मंथ्स हो गए। तो आई गेस ये आपका बहुत ही अच्छा वो रहा कि आपके मेडिसिन ने रिस्पॉन्ड किया, और 3 महीने में वो हो गया। जो बात एलोपैथिक मेडिसिन की टेपर ऑफ होने की है, तो आई गेस हमें भी थोड़ा एज अ होम्योपैथ पेशेंस रखना चाहिए कि उसको, क्योंकि आप ये देखिए टाइप 1 डायबिटीज में कहीं ना कहीं जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो जीन्स जहां पे इन्वॉल्व है वहां पे अगर टाइम रिजल्ट आने में, ऑब्वियसली आपको रिजल्ट आ गया है, तो उस चीज में आगे अगर हम थोड़ा और पेशेंस रखें और पेशेंट का फॉलो अप रखें, तो लॉन्ग रन में जाके चाहे मेडिसिन 1 साल खानी पड़े चाहे 2 साल खानी पड़े, वो धीरे धीरे मेडिसिन टेपर ऑफ करी जाएगी। क्योंकि अगर तो टेपरिंग मैम वाज इनिशियल डन बाय रिस्पॉन्स देम, आना, वी डिडंट टेपर। हाँ जी, ठीक है ना, जिस तरह से आपने स्टार्ट किया केस को, तो यू कैन वो ट्यूबरकुलाइनम से आपने स्टार्ट किया, फिर आप नाइट्रोम्यूर भी गया, तो अगर आप बीच में इंटरकरेंट ट्यूबरकुलाइनम दोबारा से दें, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि अ, हमें इस चीज को निराश नहीं होना चाहिए कि मेडिसिन नहीं छूट रही है या फिर वो चीज हो रही है। ऑब्वियसली 3 महीने में अगर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आया, दैट इज वेरी कमेंडेबल, कि 3 महीने के अंदर ही आप ये देखिए टाइप 1 डायबिटीज ने में पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और अगर हम उस चीज को कंटिन्यू रखें विद इंटरकरेंट मेडिसिन, और वो ऑब्वियसली वो लॉन्ग रन में हमें रिजल्ट जरूर देगा।
मैंने भी एक सेशन पहले किया था जेनेटिक्स के ऊपर कि होम्योपैथी में जेनेटिक्स जो डिजीज है और टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक्स के ही एक डिजीज पार्ट में आता है। तो ऑब्वियसली उसमें टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी मेडिसिन को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एलोपैथिक बेस पहले का होता है, वो भी एक तरह का ब्लॉकेज क्रिएट करता है हमारी मेडिसिन के लिए। और जहाँ पे भी जेनेटिक्स इन्वॉल्व्ड है, वहाँ पे टाइम हमें देना बहुत ज़रूरी है। तो उस केस में आपका ऑब्वियसली ये केस बहुत बढ़िया रहा और आगे भी अगर आप इस तरह से केस लें और बाकी सब भी अपना ट्राई करें कि हमें जेनेटिक्स डिजीज़ेज़ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम एज़ अ होम्योपैथ हमें अपने ऊपर ही भी कई बार हम भरोसा नहीं करते हैं कि हम इस तरह का केसेस ले सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन्स तो ऑब्वियसली चल ही रही हैं, लेकिन अगर होम्योपैथ उस केस को लेके और थोड़ा हम भी पेशेंस रखें और पेशेंट को भी थोड़ा-सा हम ये विश्वास दिलाएँ कि आपको आराम आएगा। और ऑब्वियसली जब शुरू में ही अगर हमारे को रिज़ल्ट मिल जाता है, तो लेटर ऑन भी हाँ, वो चीज़ जो है हमें आगे तक रिज़ल्ट देती रहेगी। तो काफ़ी अच्छा आपने केस प्रेज़ेंट किया। इसमें और कोई अपना इनपुट देना चाहता है तो ज़रूर दे। डॉक्टर अरुण निषाद थैंक यू बोल रहे हैं आपको मैम। थैंक यू डॉक्टर अरुण। हाँ जी। और कोई अपना इनपुट इस पे देना चाहता है डायबिटीज के ऊपर या किसी और उस पे जहाँ पे जेनेटिक्स डिजीज की इन्वॉल्वमेंट रही है या मेडिसिन है, तो वो भी अपना इनपुट दे सकता है। आई जस्ट वॉन्ट टू इग्नाइट द डिस्कशन कि हम लोग एक्चुअली में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज देख के हम वी गेट डिस्करेज्ड, हम वो यस, पेशेंट को हाथ में ही नहीं लेते, जबकि आप ये मान के चलिए कि वो वहां से एलोपैथिक सेटअप से परेशान होकर आपके पास आया है बिल्कुल और बिल्कुल उसके भी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आया है आपके पास। बिल्कुल। तो आई जस्ट वांट कि जो भी सुन रहा है या जिसके जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे स्पेशली और विच आर बडिंग होम्योपैथ्स, हम्म, दे शुड थिंक कि हम एक कोऑर्डिनेशन बना के वी कैन हैव अ ट्रीटमेंट विच इज हेल्पफुल फॉर द पेशेंट। यस। आप ये देखिए कि अगर 3 महीने में हमारी मेडिसिन से इतना इफेक्ट आ गया, तो अगर वो आगे मेडिसिन कंटिन्यू रहे और हम बीच में उसपे साइकोटिक जो जो मियाज्मेटिक लेवल है और जो बेसिक जेनेटिक लेवल है उस पे भी हम हिट करते रहे बीच में, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जेनेटिक पीछे से चेंज आता है और धीरे धीरे ये चीज भी टेपर ऑफ हो जाएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें ऑब्वियसली केसेस लेते रहने चाहिए जो डिफिकल्ट केसेस हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज है और भी केसेस आते हैं हमारे पास, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी का केस है या कोई भी जेनेटिक केसेस हैं, उनको हमें ज़रूर लेना चाहिए। या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस हैं जहाँ पे सिम्प्टोमैटिक हम रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट स्टेरॉइड्स पे और हेवी मेडिसिन्स पे होता है जस्ट टू सर्वाइव जिसे कहते हैं। लेकिन होम्योपैथी उन केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। बस हमारे जिसे बोलते हैं ना मेंटल ब्लॉकेज हमारे अंदर भी एक है कि हम उसको वहाँ पे नहीं लेते हैं, और जो होम्योपैथ इस चीज़ को बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं और अपना आगे तक कर लेते हैं, वो ऑब्वियसली उनके पास रिजल्ट है। आप देखिए आज की डेट में काफ़ी ऐसे होम्योपैथ्स हैं जो आप ये आईएफपीएच तो उसमें से एक फोरम है, बाकी सारे जहाँ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, वहाँ पे अपने केसेस प्रेज़ेंट करते हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत ही डिफिकल्ट और सर्जिकल केसेस जो एलोपैथी भी ट्रीट नहीं कर सकती है। तो ऑब्वियसली एज़ अ होम्योपैथ हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है और ट्राई करते रहना है, चाहे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हमें ज़रूर ट्राई करते रहना चाहिए। और कोई कुछ कहना चाहता है इसके ऊपर? प्लीज़ ये डिस्कशन इस पे अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और कोई डॉक्टर अपना व्यूज़ ज़रूर प्रेज़ेंट करें। किसी के पास कोई और रेमेडी हो, कुछ जैसे मुझे इंसुलिनम से अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो किसी के पास कोई और चीज हो जिससे उनको गुड, दे माइट बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स। एलिम्पोटेंसीज़ जेनेटिक डिज़ीज़ या फिर जो जो साइ एंटी मियाज़्मेटिक उसमें एलिम्पोटेंसीज़ काफ़ी अच्छा काम करती हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली मेंटल लेवल पे और डीपेस्ट लेवल पे काम कर रही हैं। तो इसीलिए हमने इसको एलिम्पोटेंसीज़ का एलएम पे बहुत डाला बड़ा था। रोल रहता है ऐसे केसेस में। ऑब्वियसली रेमेडी हिट होनी चाहिए हमारी कि हमारे को सिमिलम सही बन जाए, मिल जाए, और उसी के बेसिस पे हम जो है वो धीरे-धीरे अपनी मेडिसिन्स जो है जिस तरह से आपने बताया 0/1 फिर 0.2, 0/3 फिर 0/5, तो इस तरह से एलिम्पोटेंसी बहुत बढ़िया रिज़ल्ट दे सकती है इस तरह की डिज़ीज़ेज़ में।
और कोई डिजीज भी मैम आपने डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्ट डिजीज आपने हैंडल किया है होम्योपैथी से? मैम बेसिकली मेरा तो फील्ड गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स है ना, तो हम लोग जनरली उसी में डील करते हैं। ओके। तो बट वी गेट वेरी गुड रिजल्ट्स वेयर देयर इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में भी हमको Obviously. बहुत अच्छे रिजल्ट्स होम्योपैथी से मिले हैं। हाँ जी, उसमें भी 15 आप हाई 15 साल से। हाँ जी बिल्कुल। 15 साल से जिन कपल्स के बच्चे नहीं हैं, हाँ जी उन सब के फिर दे केम टू होम्योपैथी। इतनी मोटी फाइल लेकर आते हैं मैम कि कई बार ऐसा फील होता है कि यार कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, टाइम का, एनर्जी का, साइकोलॉजी का, स्ट्रेस कितना रहा, हाँ एंड जी। देन फिर होम्योपैथी से उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आई रियली फील वेरी गुड। ऑब्वियसली जिस तरह से नाइजीरिया सटाइवा क्यू कैन फास्ट रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल। डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर विकास आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? डॉक्टर विकास, नाइजीरिया सटाइवम। ओके, ये कह रहे हैं विकास कुमार जी नाइजीरिया सटाइवा मदर टिंचर यूज करते हैं फॉर ब्रिंगिंग आउट द शुगर लेवल। तो ये टाइप 1 डायबिटीज में है या टाइप 2 डायबिटीज में किया डॉक्टर? टाइप 2 में। हाँ जी। ऑब्वियसली टाइप 2 में तो रिजल्ट हमारे पास आते ही है, पर टाइप 1 में एक्चुअली बात यही है कि अगर हम केसेस को अपने हाथ में लें तो हमारे पास रिजल्ट आएंगे। मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज में आते हैं पेशेंट जिनकी बहुत सारी ऑलरेडी मेडिसिन चल रही होती है, मेडिसिन ओरली भी चल रही होती है और इंसुलिन भी चल रही होती है। तो उन केसेस में भी काफी अच्छा होम्योपैथी है। पर टाइप 1 डायबिटीज में एक्चुअली वही वाली बात है कि होम्योपैथ्स खुद ही अपना फ्रंट नहीं रखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज का वो केस लें। केस पर लेते ही नहीं है, जनरली नहीं लेते। हाँ जी, खुद ही नहीं लेते हैं। और सबसे पहले है कई बार डायग्नोसिस में भी डिफिकल्टी आती है कि डायग्नोस नहीं हो पाता है कि टाइप 1 डायबिटीज है या कुछ जनरल वीकनेस या मलेशिया, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स को कई बार फीवर भी होता है, जैसे कि फीवरिश फीलिंग आ जाती है, मलेज आ जाता है या वीकनेस आती है। तो हम उस चीज को डायग्नोस करने में भी कई बार हमसे गलती हो सकती है कि हम टाइप 1 डायबिटीज का टेस्ट ही ना कराएं। तो नहीं ऐसे कई कराते सारे हैं। केसेस होते होंगे जहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज अनडायग्नोस्ड भी रह जाता है। तो ऑब्वियसली अगर डायग्नोसिस आपके पास क्लियर हो जाए तो हम उस केस को ऑब्वियसली हैंडल जरूर कर सकते हैं। और कोई अपना इनपुट देना चाहता है? तो मैम एंटी साइकोटिक मेडिसिन में हम और कौन सी मेडिसिन वुड यू रिकमेंड कि हम डायबिटीज टाइप 1 में दे सकते हैं? मैम व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द लिटरेचर आई फाउंड आउट समथिंग, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी ये कहाँ से बोर्ड खुल गया? व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द लिटरेचर मुझे कुछ कुछ चीजें बड़ी अच्छी मिली। कॉन्स्टिट्यूशनली या अगर आप मियाजमेटिक थोड़ा सा हिंट अगर ऐसा लगता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें तो ट्यूबरकुलर अगर कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है तो हम फॉस्फोरस, आयोडम, ट्यूबरकुलाइनम ओके वी कैन थिंक ओवर इट। ओके And if it is a leukophlegmatic constitution, then we can think of calcarea carb, graphitis, because they are all constitutional remedies. यस ऑब्वियसली हाँ तो जी। अगर सोरिक बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंस है तो सल्फर एंड हम्म। सल्फर है साइकोटिक, प्योर साइकोटिक, तो देन थूजा, नेट्रम सल्फ। और अगर सिफिलिटिक है तो वी कैन थिंक ऑफ सिफिलाइनम, काली ग्रुप, काली आयोड एंड आर्स ब्रोमेटम टाइप्स की मेडिसिन। तो ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे वी कैन हैव अ रफ आइडिया कि ये वाली मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, इवन टाइप 2 डायबिटीज में भी जैसे मदर टिंक्चर्स बहुत सारे मेंशन्ड हैं बोरिक में, और बहुत सारी मेडिसिन मदर टिंक्चर्स मेंशन्ड है। पर कई बार मदर टिंक्चर्स से ना रिजल्ट ला के बाकी जो मेडिसिन हैं हमारी, जैसे कि एसिड फॉस है और फॉस्फोरस है, सल्फर है, उसमें हाई पोटेंसी में मैंने भी रिजल्ट देखा है। 10m पोटेंसी में अगर हम
टाइप 2 डायबिटीज में देते हैं तो बहुत जल्दी नीचे शुगर आ जाती है, ना कि मदर टिंचर के उसमें यूज में। तो हाई पोटेंसी में ऑब्वियसली अगर आप बाकी मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे यूज करते हैं तो काफी जल्दी रिजल्ट आते हैं। और एंटी मियाजमेटिक रेमेडी बीच में अंडर करंट देते रहे, जैसे आपने ट्यूबरकुलोनियम दी तो आप दोबारा अगर हम उसको दें तो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज की जो हमारा नाट्रम्यूर का एक्शन है वो भी वो इंक्रीज कर देती है। तो वो चीज बहुत जरूरी है कि हम एंटीमियाटिक बीच बीच में उसको पेशेंट को हिट करते रहें, तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। व्हाट आई जनरली डू इज कि जैसे इस टाइप के जो केसेस होते हैं जहाँ पे भी जुवेनाइल केसेस होते हैं या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहीं कुछ मुझको मिलता है, हाँ तो जी, मैं एलएम पोटेंसी में तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रन करने देती हूँ और इंटरकरेंट गोज विद 1 m से स्टार्ट करते हैं फिर 10 m CM तक भी जाते हैं। सो बिल्कुल दिस बिल्कुल। इज, और एक्चुअली में मदर टिंचर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वी हैव गॉट अ माइंडसेट ऑफ 15 ड्रॉप्स और 5-10 ड्रॉप्स, जबकि उसकी पैथोजेनिक ड्रॉप, तो आप अगर आपको मदर टिंचर से ही रिजल्ट चाहिए तो गिव 20 ड्रॉप्स, 25 ड्रॉप्स हाँ विद जी, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन ऑफ 4 times a day। बिल्कुल। हमारा क्या माइंडसेट है, 10 ड्रॉप्स एंड थ्राइस अ डे और ट्वाइस अ डे, तो नहीं वो नहीं, आपको ऑब्वियसली पैथोलॉजी डोज कवर नहीं एडजस्ट करनी करती। पड़ती है, और अगर आपका जो बॉडी वेट होता है पेशेंट का उसके हिसाब से हमें मेडिसिन देनी पड़ती है। ये ब्लॉकेज नहीं आनी चाहिए वहां पे कि जैसे बहुत सारे हमारे पेशेंट इवन जनरली कोई भी ऐसे पूछता है तो कि मैं फला फला मेडिसिन की सिर्फ 10 ड्रॉप ले रहा हूँ, तो उनको हमें ये बताना पड़ता है कि 10 ड्रॉप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डोज उस हिसाब से एक्यूटनेस के हिसाब से और जितना लेवल है, जैसे शुगर के लेवल में अगर हाई शुगर लेवल है तो रिपीटिशन, फ्रीक्वेंट रिपीटिशन फ्रीक्वेंट विद बहुत। हाई डोज इज वेरी मच है। इसके ऊपर भी स्केप्टिज्म है होम्योपैथी में कि आप डोज इतनी ज्यादा कैसे दे सकते हो, लेकिन जब हम रिजल्ट बेस्ड उस पे आते हैं तो ऑब्वियसली डोज ज्यादा देनी पड़ती है। यहाँ पे डॉक्टर राम प्रवेश झा जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी सर। After Thank Ram you, sir, Dr. Neha Kakkar. 1 minute, And 1 second. uh, After Ram sir, I want to say something. We are going to plan a e-journal ओके start सर। from March itself. ओके So from Hindi part, all of you send your articles to Sahani sir or the persons who are holding the things. But for English sessions, please send to me the ओके articles, and the articles must be very much neatly composed, because we are all are very busy doctors. So the articles without any faults, you have to do it. For from March, we planning for the first journal must be published in March, after March. So all of you send your articles. Thank you, ओके Doctor. यस। Now you can go to. डॉक्टर राम प्रवेश जी, एक बार मैं थोड़ा सा मैसेज दे दूं सर, फिर आपकी तरफ बढ़ते हैं। हम आईएफपीएच एक ई जर्नल स्टार्ट करने जा रहा है मार्च में, तो उसके लिए जो भी आर्टिकल्स कोई भी देना चाहे, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, हिंदी में आर्टिकल्स अगर आपको देने हैं तो डॉक्टर एमके साहनी सर या मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, या और भी जो मेंबर्स हैं हिंदी टीम के उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और बाकी इंग्लिश के लिए डॉक्टर हुबर्ट डिसिल्वा हैं, उनको आप अपने आर्टिकल्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत एक नया पन्ना खुलने जा रहा है एफपीएच फोरम की उस स्टार्टिंग में, कि हम एक ई जर्नल स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप अपने आर्टिकल्स जो अपने केसेस हैं और या भी जो भी प्रेजेंटेशन है आर्टिकल्स के फॉर्म में वहां भेज सकते हैं। हाँ Thank जी you. डॉक्टर राम प्रवेश जी सर। thank you, Neha Kakkar, and thank you, Hubert De Silva. Important जानकारी मिला, तो very very thanks everyone. Namaskar and Dr. Ruchi Mehta, congratulations, थैंक यू nice सर। presentation. थैंक यू सर। Diabetes 1 and diabetes 2. The main cause of disease, according to law of homeopathic science, emotional, dynamic. मेडिसिन इज डायनेमिक। तो कॉज, कारण, जब हमारी बीमारी का कारण ही इनविजिबल है और हमारी दवाई भी इनविजिबल। तो डायबिटीज इज ए स्ट्रक्चरल चेंज, डैमेज ऑफ पैंक्रियास, हेरिडिटरी एंड other side injury, etc., excesses of drugs. तो main cause, there are 3 engineering in the body:
electrical engineering. Electrical engineering is the lifestyle या चितजल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीरा, ये जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कारण हमारा जो है केमिकल इंजीनियरिंग डिस्टरबेंस होता है, यानी हार्मोनियल डिसबैलेंस होता है, जिसके कारण से हमारा या इमोशनल डिसबैलेंस होता है, जिसके कारण से हमको स्ट्रक्चरल चेंज होता है, और स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो पैथोलॉजिकल आता है। तो डायबिटीज के लिए, डायबिटीज तो स्ट्रक्चरल चेंज है, इसलिए होम्योपैथिक में इसको क्योर तो डायबिटीज 1 क्योर तो नहीं हो सकता, डायबिटीज 2 जो है हाँ क्योर होता है। जैसे हम लोग देते हैं जिम्निमा एल्वेस्टा, निगेला सटाइवा जो मंगरेला से बना हुआ है, अच्छी दवाई है। इसको हम लोग सिजिजियम जैमुलम भी क्यों देते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट में देखे हैं डायबिटीज 2 में एक पॉइंट पर हम इसका रिसर्च किया है, इंसल्टी के कारण डायबिटीज बहुत जल्दी होता है, चाहे वह पत्नी से इंसल्टी हो, बेटा से इंसल्टी हो, यानी फैमिलियर इंसल्टी वो डायबिटीज का कारण बनता है। आदर भी और कारण होगा और कुछ होगा, लेकिन हम देखें 1-2 पेशेंट को देखे हैं कि इंसल्टी के कारण, और उसके लिए हम मस्तिष्क जरिया दिए, बहुत अच्छा एक्शन किया और उसको डायबिटीज में सुधार हुआ। तो वेरी वेरी थैंक्स डॉक्टर रुचि मेहता। थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पे डॉक्टर विकास यही रिकमेंड कर रहे हैं कि नाइजीरिया सटाइवा मदर टिंचर आप यूज कर सकते हैं पेशेंट का शुगर लेवल डाउन करने के लिए। लेट्स ट्राई मैम, विल ट्राई, मतलब हाँ जी, ट्रायल करने से ही पता पड़ेगा कि कितना हाँ, हेल्पफुल है। नाइजीरिया सटाइवा मदर टिंचर सेंट जॉर्ज के जो हैं ये रिकमेंड कर रहे हैं, पर आई गेस इसमें भी हमें सिम्टम्स मैच करनी चाहिए कि नाइजीरिया की क्या सिम्टम्स हैं, उसके बाद ही हमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे जहाँ पे भी टोटलिटी मैच होगी वहां पे रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। जल्दी मिलेंगे। हाँ जी, ये तो घरेलू नुस्खा है मंगरेला, बहुत अच्छी है। जैसे यह दवाई है मेरा लिया सटाइवा हम देते हैं हमेशा, हाँ जी, घरेलू नुस्खा में मंगरेला जाड़ा के दिन में यानी विंटर सीजन में बहुत अच्छा रोल करता है। ठीक। बस हमारे अब सेशन के 2 मिनट रह गए हैं। मैम आप और कुछ इनपुट देना चाहते हैं इसके ऊपर? मैम दिस वाज माय वर्क, आई प्रेजेंटेड बिफोर यू। और कुछ अच्छे केसेस आएंगे तो आई डेफिनेटली डिस्कस, बट इस चीज को लेके हमको आपस में डिस्कशन करने की बहुत सख्त जरूरत है कि टाइप 1 डायबिटीज में भी हम सोसाइटी में आई गेस अभी डॉक्टर्स के पास शायद डायबिटीज 1 के केसेस नहीं आए, तो आई वुड रिक्वेस्ट और हम लोग सबको ये करना चाहिए कि टाइप 1 डायबिटीज के केसेस हम लोग लें और कोशिश जरूर करें कि हमारे पास रिजल्ट आए, उससे होम्योपैथिक मेडिसिन से अपना हार्ड वर्क हम करें, और ऑब्वियसली केसेस को लेने की हमारे अंदर वो रहनी चाहिए, जेस्ट रहनी चाहिए कि हम टाइप 1 और डिफिकल्ट और भी जो केसेस होते हैं, जिस तरह के मैंने बताया जेनेटिक डिजीजेस के बहुत सारे केसेस हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या फिर और भी है जैसे ऑटिस्टिक हमारी डिजीजेस है, एडीएचडी है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल पिछली बार भी मेरे पास एक जेनेटिक डिजीज का पेशेंट आया था, छोटा बच्चा था, तो उनको किसी रिनोन्ड होम्योपैथ ने मना कर दिया था सिर्फ ये सुन के कि जेनेटिक डिजीज है। तो लेकिन उस केस में मेरे पास हाफ लेवल तक मैं पहुंच गई थी, उसमें बच्चे को रिजल्ट भी आ गया था। वो बच्चा 1 2 3 और एबीसीडी नहीं लिख पाता था, लेकिन उसने धीरे-धीरे लिखना शुरू किया था। फिर बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई उसके साथ, उसने मेरे से फ़ॉलो अप ही छोड़ दिया। नहीं तो वो काफ़ी अच्छा केस था, क्योंकि उसकी मदर को कुछ प्रॉब्लम हो गई। नहीं तो उसका काफ़ी अच्छा मेरे पास रिजल्ट आया था जेनेटिक डिज़ीज़ में। तो हमें कोई भी केस इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, और ये फ़ोरम बहुत एक
प्लेटफॉर्म है कि हमें इस तरह की केसेस डिस्कस करने हैं और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने केसेस आगे शेयर करें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें फोरम में। जेनेटिक डिजीज में हम बताएंगे रोल जो है मियाग्मेटिक रोल बहुत अच्छा होगा। हाँ जी। जैसे हमारा श्री मियाग्म है, डायथेसिस ट्यूबरकुलोसिस डायथेसिस है, तो किंग ऑफ यदि डोमिनेंट ज्यादा है, किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी इज कॉल्ड नेम ऑफ सल्फर, क्वीन ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी इज कॉल्ड नेम ऑफ सोरिनम, किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडी कॉल्ड नेम ऑफ थूजा, और क्वीन ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडी सिफिलिनम, किंग ऑफ सर हाँ, तो यह जो है सिफिलिटिक और यह जो है जिसमें ज्यादा है उस आधार पर जो है हम जो है दे सकते हैं इंटरकरेंट रेमेडी, और तब जेनेटिक पर जो है अच्छा रोल करेगा। ठीक सर है, अब वो हमारा हाँ जी टाइम हो गया है हिंदी सेशन का और इंग्लिश सेशन की हमारी अब नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रुचिका आज के सेशन के लिए, और मैम हमारे साथ और भी इस तरह के केसेस शेयर करेंगी और सभी डॉक्टर्स एक्टिवली जरूर पार्टिसिपेट करें सेशन में और अपने केसेस आगे डिस्कशन के लिए रखें। तो धन्यवाद डॉक्टर रुचि थैंक यू मैम, फोरम पे आने थैंक्स के लिए, Thank you, और thank you. आपको हम दोबारा मिलेंगे। और अब मैं अपने इंग्लिश सेशन के लिए डॉक्टर हुबर्ट डिजिल्वा को ट्रांसफर करती हूँ। धन्यवाद। Dr. Neha Kakkar and Digi Mehta.